नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आज दिशा सालियन का और उससे जुड़े हुए बाकी पहलुओं का। तो दिशा सालियन का मामला तो काफ़ी गंभीर होते जा रहा है। जिस तरह से उनके वकील हैं जो नीलेश ओझा जी, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने सबूत को इकट्ठा किया हुआ है, उसको लेकर जो है आदित्य ठाकरे की मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि आदित्य ठाकरे पूरी तरह से इस केस में इन्वॉल्व है। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह भी जो है इस मामले को में पूरी तरह से लुईपापोती की है। और जो है सतीश सालियन जी, जो दिशा सालियन के पिता हैं, वो हाईकोर्ट में तो गुहार लगाई है। साथ में जो अभी के पुलिस कमिश्नर हैं, उनके पास भी उन्होंने आवेदन किया है कि हमें न्याय दिया जाए। तो 5 साल बाद किस तरह का न्याय सतीश सालियन जी को मिल सकता है, किस तरह का फाइटिंग जो है नीलेश ओझा जी कर सकते हैं, किस तरह का एविडेंस जमा कर सकते हैं, क्योंकि एविडेंस काफ़ी कुछ उन्होंने मीडिया को दिखाया भी है। आदित्य ठाकरे पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो ड्रग्स कारोबार में पूरी तरह शामिल थे। ड्रग्स कारोबार कहें तो बॉलीवुड का जो है एक तरह से इस समय हार्ट बन चुका है ड्रग्स। यानी हर बॉलीवुड का, जो हम सभी को नहीं दोष दे सकते, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ड्रग्स कारोबार में, ड्रग्स के नशे में जो है जुड़े हुए हैं। उसके ड्रग्स की उस समय जांच पड़ताल भी हुई थी काफ़ी लोगों की। और मामला जो है देखा जाए तो ये सुशांत सिंह राजपूत का मामला और दिशा सालियन का मामला, उसके अंदर जो है ड्रग्स को जो है पूरी तरह से फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की थी उस समय के सीबीआई ने भी, और उस समय की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी, एसआईटी ने भी। तो आज का क्या स्थिति है, किस तरह से ये फाइट होगा, किस तरह से, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं आदित्य ठाकरे पूरी तरह से मुश्किल में हो जाएंगे, उनके खिलाफ इतने सबूत है कि उन्हें फांसी तक हो जाएगी, जो नीलेश ओझा जी कह रहे हैं। तो कितना सही है, कितना गलत है, इस पर हम जो है आज थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है सीनियर एडवोकेट विवेक जोशी जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नीलेश ओझा जी का जो दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें कितनी सच्चाई है और इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। क्या ठाकरे परिवार इसमें मुश्किल में फंस सकता है, क्या इसके ऊपर एफआईआर फिर से दाखिल होगी, और उस अगर एफआईआर दाखिल हुई तो इसकी जांच किस तरह से होगी। सर, स्वागत है एक बार फिर से हमारे साथ में, चैनल में स्वागत है। क्या कहेंगे सर, कल आपने नीलेश ओझा जी का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, करीब 4 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आपने सुना भी होगा, काफ़ी कुछ उन्होंने मीडिया को एविडेंस भी दिखाया है। मेरे से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इतने एविडेंस है कि ठाकरे फैमिली को मुश्किलें तो हो ही जाएगी। तो किस तरह की मुश्किल हो जाएगी, क्या सतीश सालियन जी को 5 साल बाद न्याय मिलेगा, क्या उनकी बेटी को न्याय मिलेगा? क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे बेटी की बदनामी हो रही है, और उन्होंने सबको खामोश करने की गुजारिश की थी, विनती की थी, और कोर्ट में कुछ लोगों के खिलाफ मानहानि का भी दावा किया था, जिसमें नितेश राणे भी शामिल थी। तो अब स्थिति जो है पूरी तरह से उल्टी दिख रही है। यानी कि 5 साल पहले के सतीश सालियन जी का स्थिति और 5 साल बाद सतीश सालियन जी का स्थिति में काफ़ी अंतर दिख रहा है। तो ये अंतर क्यों दिख रहा है और उस अंतर का परिणाम क्या होगा? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सर जो एडवोकेट नीलेश ओझा साहब हैं, बड़े दबंग वकील हैं, बड़े दिलेर वकील हैं जी। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी, उसको देख के बड़ा मजा आया साहब, कि एक दबंग, एक बिंदास और एक बहादुर वकील किस तरह से न्याय दिलाने के लिए लड़ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरह से वो पूरे सिस्टम को ही चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आपने ये सब चीज़ें नहीं देखी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखो। तो जो कॉन्फिडेंस उनकी बॉडी लैंग्वेज में, जो कॉन्फिडेंस उनकी आवाज़ में झलक रहा था, उससे तो ऐसा लगता है, और जितना मैं नीलेश ओझा साहब को मैं जानता हूँ, उससे तो मुझे इतना पता है कि सर वो कोई भी बात बेवजह नहीं कहते जी। तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी आवाज़ में दम था, और जिस हिसाब से वो सवालों को ले रहे थे, दे रहे थे, जवाब दे रहे थे, उससे तो ये लगता है कि उनके पास बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, हाँ। तो बहुत कुछ का क्या परिणाम होगा सर? अब बहुत कुछ का जो परिणाम होगा, देखिए वो कोर्ट में तो चले ही गए हैं जी। आज की डेट में वो सालियन साहब के वकील हैं, उनके अधिवक्ता हैं, तो उनकी तरफ से वो कोर्ट में बात रखेंगे, और जो भी सबूत उनके पास हैं, आज नहीं तो उनको जब कोर्ट में ये सुनवाई होगी तो वो सबूत उनको कोर्ट को दिखाने पड़ेंगे कि ये सबूत हैं हमारे पास, या ये त्रुटियां पाई गई हैं जिनमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करा, और ये इसकी वजह से हम ये बात कह रहे हैं कि भाई आपको इन्वेस्टिगेशन दोबारा करना पड़ेगा। सर अभी क्या है, जैसे कोई डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो शुरू में एफआईआर रजिस्टर नहीं होती सर,
मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई आदमी छत से कूद गया, गिर गया छत से, तो सबसे पहले एडीआर होती है, एक्सीडेंटल डेथ। हाँ, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट करते हैं। फिर उसका जो है वो पोस्टमार्टम करते हैं और जो उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है। अगर उसमें पुलिस को ये लगता है कि भाई ये मतलब जो डेथ है ये एक्सीडेंटल नहीं है, इसमें कुछ है, तो फिर वो उसको एफआईआर में कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज एक्सीडेंटल रिपोर्ट बना के उसको इसको बंद कर देते हैं। फिर वो एफआईआर में उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर कन्वर्ट करने के बाद उनके इन्वेस्टिगेशन में कुछ आता है तो फिर वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करते हैं। अब यहाँ जो दिशा सालियान जी का जो अनफॉर्चुनेट केस है उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, अब तो सबूत अगर उस समय पुलिस ने बचा के रखे थे और वो सबूत आज नीलेश ओझा जी के पास हैं तो मैं समझता हूँ कि भाई वो ये जंग जीत लेंगे जी। अगर दूसरी चीज ये हो सकती है कि सर बहुत कुछ अब जो है, जैसे दिशा सालियान की बॉडी नहीं है, जो सबूत हैं, जैसे कि जो एलिगेशंस आ रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि भाई जो सबूत थे वो मिटा दिए गए, तो जो मिटा दिए गए वो तो मिलने वाले नहीं। अब इसमें अगर कोर्ट इस बात का संज्ञान लेता है और कोर्ट ये कहता है कि हाँ भाई इसमें एफआईआर दर्ज करो और फिर से इन्वेस्टिगेशन करो, तो इसमें जितने लोग जो हैं सर, जो उस समय जैसे जिसने पोस्टमार्टम किया था, जो दिशा सालियान की बॉडी को लेके उधर से हॉस्पिटल गया था, जिन लोगों ने इंक्वेस्ट पंचनामा किया था, मतलब जिस जो डेड बॉडी होती है उसके पंचनामा को इंक्वेस्ट पंचनामा कहते हैं, जिन लोगों ने स्पॉट पंचनामा किया था, उसके बाद जो है सीन रिक्रिएट होगा कि भाई मतलब ऊपर से एक डमी बॉडी को फेंक के देख सकते हैं कि भाई वो मतलब कहाँ गिरती है, अगर वो वहीं गिरती है या क्या है। अब जिस अवस्था में उसकी डेड बॉडी मिली थी उस अवस्था में क्या किया जा सकता है, क्या इंजरी थी, क्या थी इंजरी, उसके बाद जो इन सबके स्टेटमेंट दोबारा से रिकॉर्ड किए जाएंगे जी। और उस समय पे दिशा सालियान जो टेलीफोन की जो बात कर रहे हैं, अभी देखिए जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो आज अभी इस कमरे में मैं आपके साथ हूँ तो जाहिर सी बात है हमारा जो टेलीफोन है वो मिलता होगा, या मैं अभी आपको टेलीफोन करके आया हूँ तो अभी टावर लोकेशन, हाँ, अभी मुझे कुछ हो जाता है तो पुलिस आपके पास भी जांच करेगी कि विवेक आपके पास आया था तो क्यों आया था। उसी तरह से दिशा सालियान के साथ में जितने लोगों ने टेलीफोन पे बात करी होगी सबसे चर्चा करी जाएगी, सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे। इन्वेस्टिगेशन होगा तो बड़ा लंबा इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन मुझे लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पे बैंक कर रहे हैं वो मैं आपको अपने अंदाजे के हिसाब से बता सकता हूँ। बाकी पेपर मैंने अभी तक देखे नहीं, अगर मेरे समक्ष आएंगे पेपर तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। मुझे ये लगता है कि जो दिशा सालियान का जो डेथ हुई, मर्डर हुआ या सुसाइड था, वो तो एक बात की बात है। इसमें जो रिया चक्रवर्ती का केस है जी, रिया चक्रवर्ती के केस में काफी सारे जो इन्वेस्टिगेशन हुए उसमें दो केस थे। एक तो सुशांत से लिप्त था, सुशांत की डेथ से, जिसमें सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। दूसरा एक एनडीपीएस का केस था जिस केस में चार्जशीट फाइल हुई है कोर्ट में, ड्रग्स का, हाँ ड्रग्स का जो केस था उसमें चार्जशीट कोर्ट में फाइल हुई है। उसमें रिया और उसका जो भाई है वो आरोपी हैं। तो अब उसमें जो इन्वेस्टिगेशन किया था वो महाराष्ट्र की पुलिस ने नहीं करा था, वो जो उस समय की एनडीपीएस की टीम थी उसने किया था। तो वो अगर समीर वानखड़े, हाँ समीर वानखड़े साहब की जो टीम थी उन्होंने किया था, और उसमें आपको पता है कि समीर वानखड़े जी का ट्रांसफर भी हो गया था, फिर उनको हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद दोबारा बॉम्बे लाया गया था। तो ये सब चीजें हुई थी। अब उसमें जो इन्वेस्टिगेशन समीर वानखड़े साहब ने किया वो चार्जशीट के साथ वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट उन्हें कोर्ट में रखने पड़ेंगे, जिसमें आपके कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड होंगे। अब अगर कोई एक डॉट कनेक्ट करेगा, जैसे किसी ने कहा कि मैं रिया चक्रवर्ती को नहीं जानता, लेकिन उसके टेलीफोन रिकॉर्ड में अगर रिया चक्रवर्ती को 10 फोन हैं, तो आज पुलिस इस बात का दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करेगी कि भाई तुमने रिया चक्रवर्ती को 10 बार क्यों फोन किया, क्या लेन देन था तुम्हारा। जो व्हाट्सएप की चैट्स वो बोल रहे हैं, वो चैट्स जो है मतलब जिसके भी बीच में थी, अभी आपने उसमें एक पर्टिकुलर नाम निकल के आता है, बेबी पेंगुइन जी। अब वो पेंगुइन कौन है, वो नंबर किसके पास था, किसका था। और जहां तक बात है आदित्य ठाकरे जी की, उन्होंने तो एक विरोधास्पद बयान तो दिया ही था। जब उस समय मुझे याद है जब चर्चा चल रही थी टीवी पे, तो जब इन्होंने पहली पीआईएल फाइल करी थी जिसमें वो जाके इंटरवीनर बने थे, तो उसके बाद एक बयान आया था कि भाई मेरे नाना जी की डेथ हुई थी और वो उसी एरिया में रहते थे, तो मैं हो सकता है मैं वहाँ पे उस
चीज के लिए गया हूँ, जबकि पहले उन्होंने ये बात को नकारा था। तो बिना धुएं की आग तो नहीं है ये, बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी बात। अब जो कुछ भी है, लेकिन अब जैसे अभी आदित्य ठाकरे कह चुके हैं कि जो भी जवाब है हम हाईकोर्ट को दूंगा। नहीं, मैं आपको फिर से आज मैं बता रहा हूँ, हाई कोर्ट के पास अभी जैसे कोई पिटीशन जाती है तो उसमें एक पिटिशनर होता है और कुछ रेस्पोंडेंट होते हैं। अब कल ये 2 अप्रैल की बात चल रही है, तो ये माननीय न्यायालय के पास जब ये पिटीशन जाएगी तो न्यायालय इस पिटीशन को पढ़ेगा और जो नीलेश ओझा साहब हैं वो अपने सबमिशन करेंगे। उनके सबमिशन सुन के कोर्ट एक इशू नोटिस का ऑर्डर पास करेगा, जिसमें जो भी रेस्पोंडेंट उन्होंने बनाए होंगे, जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाई है या जो है, तो कोर्ट उनको बोलेगा भाई आप अपना जो है एफिडेविट फाइल करें। तो 1-1.5 महीने की एडजमेंट की तारीख लगेगी। उसके बाद जो है महाराष्ट्र सरकार अपना एफिडेविट फाइल करेगी, जो जो लोगों से उन्होंने मांगा। हो सकता है समीर वानखड़े को भी पार्टी बनाया हो या एनडीपीएस की टीम को पार्टी बनाया हो, तो उनसे भी कोर्ट जो है रिकॉर्ड मंगा सकता है। लेकिन जहां तक आदित्य ठाकरे की बात है जी, एज ऑफ नाउ मिस्टर आदित्य ठाकरे हैज गॉट नो राइट टू ऑडियंस। उनको सुना ही नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ आरोपी हैं। अभी अगर ऐसे होने लगा, हर आरोपी को पूछने लगे कि भाई तुमने बताओ तुमने क्या कहना है, तो फिर तो कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगा। तो कोर्ट उनकी बात नहीं सुनेगा। और इससे पहले भी एक बार ये बात हो चुकी है, जब कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि भाई तुम तो आरोपी हो, तुम्हारी बात हम कैसे सुन लें। तो इंटरवीनर वो बनेंगे नहीं बनेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये चीज होती है। और अगर कोर्ट इसका आदेश देता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो, तो उस समय जो जो पुलिस अधिकारी थे जी, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू करी थी या बीच में इन्वेस्टिगेशन हटा के दूसरे आदमी को लाए गए, तो ये सारे जो सवाल हैं, जो अब की इन्वेस्टिगेशन वाली टीम होगी वो ये सारे सवालों का बारीकी से जांच करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी। सर उस समय गवर्नमेंट थी, महाविकास आघाड़ी थी, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। और अब जो है सरकार बदल गई है, इस समय बीजेपी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जी होम मिनिस्टर भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। तो क्या लगता है कि उस समय की जांच में और अब की जांच में कुछ डिफरेंस पाया जाएगा? उस समय जो लिपापोती हुई थी, क्या उस लिपापोती को अब उजागर किया जाएगा? क्योंकि लिपापोती में तो लिपापोती हो गई है, लेकिन वो लिपापोती फिर से कैसे वो क्रिएट होगा, कैसे नीलेश ओझा जी जो कह रहे हैं, कैसे वो सब एविडेंस जो रखे हुए हैं कैसे तैयार करेंगे उसको? क्योंकि लिपापोती तो हो गई है, वो सब कह रहे हैं लिपापोती हो गई है। सर देखिए, इस लिपापोती क्या जवाब रहेगा? मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। सर क्या होता है कि सरकारें तो आएंगी और जाएंगी जी। कल महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, आज एनडीए की सरकार है, कल किस कौर की होगी पता नहीं। तो सर ये जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है ये सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पॉलिटिकल प्रेशर झेल सकता है और वो कितना मतलब ईमानदार है, उसके खुद के अपने एथिकल कंडक्ट क्या है। आपको मैं बताऊं, पुलिस कभी गलत इन्वेस्टिगेशन करती नहीं है जी। इन्वेस्टिगेशन उनका बराबर होता है, लेकिन जब आरोपी छूटता है तो वो किस वजह से छूटता है? लेकिन अगर प्रेशर है, हाई लेवल से प्रेशर है, सीएम का प्रेशर है, पुलिस कमिश्नर का प्रेशर है, तब तो वैसे कुछ भी हो सकता है। सर कुछ भी होने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी चीज क्लीन कर देंगे जी। मैंने आपको अभी बताया, जैसे सर आज की डेट में जब वो उस पुलिस ऑफिसर से बात करेंगे जिसने इन्वेस्टिगेशन चालू करी थी, तो अगर वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लास्ट तक रहा तो पुलिस उससे जो भी ऑफिसर होगा वो बात कर लेगा। लेकिन अगर वो चेंज किया गया जी, तो सर ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कैटेगरी में आता है। उससे पूछा जाएगा तुमने ऐसा क्या इन्वेस्टिगेट करा जिसकी वजह से तुम्हें इन्होंने चेंज किया, और जिस ऑफिसर ने उसको चेंज किया उससे भी पूछा जाएगा कि भाई तुमने क्या इन्वेस्टिगेट किया। तो सर बहुत सारी चीजों में जब मतलब हमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता तो उस समय जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पे ये चीज करी जा सकती है, किसी को कन्विक्शन दिया जा सकता है, लेकिन चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस जो है वो पूरी होनी चाहिए। इस केस में खासतौर से दिशा सालियान के केस में आज की डेट में मुझे नहीं लगता डायरेक्ट एविडेंस कुछ होगा। अगर ये बेबी पेंगुइन जो भी नाम लिया जा रहा है, अगर ये आप चेन कंप्लीट करके इसको आदित्य ठाकरे से जोड़ सकते हो तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है कि जिस समय पे दिशा सालियान की हत्या हुई, मर्डर हुआ या फिर उसने सुसाइड किया, उस समय पे क्या आप उसी बाउंड्री के नजदीक थे? अब इसमें एक थ्योरी आती है जिसको कहते हैं लास्ट सीन थ्योरी। अगर पुलिस ने ये कनेक्ट कर दिया कि दीनो मोरिया
और सूरज पंचोली और आदित्य ठाकरे और ये लड़की, ये मतलब एक साथ पार्टी कर रहे थे और उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो जो लोग उनके साथ थे, इसको हम कहते हैं लास्ट सीन थ्योरी, कि वो आपको एक्सप्लेन करना है कि जो आरोपी है उसको एक्सप्लेन करना है कि लास्ट में इसके साथ क्या हुआ, तुम बताओ कि तुमको हम आरोपी या आरोपित क्यों ना माने। ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उनके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, बशर्ते ये कब होगा, जब पुलिस जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है वो ये प्रूव कर दे कि अगर मान लीजिए 17:20 पे ऐसा हुआ है, तो 17:20 पे दिशा सालियान और ये 3 लोग एक साथ थे। चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस पूरी होनी चाहिए। सर, मोबाइल का टावर जो है एक लोकेशन पे खड़ा है और वो तो काफी दूर तक कैप्चर करेगा, तो वो ये बता पाएगा कि एक पर्टिकुलर इसी जगह पर चारों एक ही साथ में है। वो तो अलग अलग लोकेशन पर रहेंगे तो भी तो एक ही टावर दिखाएगा। ये भी तो बात हो सकती है सर। बातें तो बहुत कुछ हो सकती हैं। सबसे पहली बात डिफेंस करने के लिए तो रहेगा जी। सबसे पहली भले टावर एक ही दिखा रहा है लेकिन एरिया तो बहुत बड़ा कवर करता है वो। देखिए, ये बात आपकी सही है, इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से आप देखिए। दिशा सालियान के पास एक मोबाइल है जी, वो मेरे साथ तो पार्टी नहीं कर रही थी, आपके साथ पार्टी नहीं कर रही थी, या किसी और के साथ नहीं कर रही थी, किनके साथ कर रही थी? तो अगर ये बात होती है कि दिशा सालियान का जो मोबाइल नंबर है उसमें दीनो मोरिया, आदित्य पंचोली और सूरज पंचोली और आदित्य ठाकरे, इन तीनों के मोबाइल से उसकी बात होती है, तो एक कनेक्शन तो बन गया जी कि भाई ये तीनों इसको जानते हैं। तो जब इनसे इंट्रोगेशन होगी, इसी के लिए नीलेश ओझा जी जो है कस्टोडियल इंट्रोगेशन इन लोगों का मांग रहे हैं कि भाई तुम पहले इनको अरेस्ट करो, उसके बाद जब आप इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन करेंगे तब ये बताएंगे। पुलिस जब इंट्रोगेशन करती है तो कई तरह से करती है। पहले आपको अलग अलग बिठा के करेगी, अलग अलग स्टेटमेंट मैचिंग हो रहा है कि नहीं, फिर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर तीनों को एक साथ बिठाएगी, फिर 2 को बिठाएगी, फिर एक को एक के साथ बिठाएगी। उनके कई सारे हथकंडे होते हैं, उनके कई सारे टेक्निक होती हैं जिसमें वो आपको कह देंगे देखो उसने तेरे बारे में कह दिया, अब तुझे बता तुझे क्या कहना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कस्टोडियल इंट्रोगेशन में निकल के आता है। मुंबई की पुलिस जो है बहुत अच्छी पुलिस है। अगर पॉलिटिकल प्रेशर में पुलिस वाले काम ना करें तो सर हमारे वहां से एक बच्चे की चप्पल नहीं चुरा सकता कोई। हमारी हिंदुस्तान की जो पुलिस है इतनी अच्छी पुलिस है, उसका इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक और उसका काम करने का तरीका, उसका जज्बा काबिल ठीक है, लेकिन दबाव भी तो दबाव होती है ना सर। अब सर दबाव तो दबाव ही है। अब क्या है, अभी दबाव, अगर आप आज दबाव की बात कह रहे हो, चलो मैं तो आपसे एक चीज और आगे बात कहता हूँ कि भाई अगर उस समय पे इनका था जी, जो मतलब महाविकास आघाड़ी की थी, अगर कोई ये कह सकता है कि भाई उस समय पे उस पुलिस वाले के ऊपर दबाव था, तो आज अगर इनकी इधर वालों के साथ कुछ सेटिंग हो जाती है तो फिर वो दबाव तो उसके ऊपर बरकरार रहेगा। तो इसलिए जो है नीलेश ओझा जी कोर्ट मॉनिटर कमेटी मांग रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन जो है इसका कोर्ट मॉनिटर करे। जितने भी कागज बनेंगे, जितने भी सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, वो उस रिटायर्ड जज को जिसको कोर्ट नियुक्त करेंगे या फिर कुछ और लोग होंगे, वो सारी स्क्रूटनी वो करेंगे। लेकिन अब इतना एक बात आपको मैं बोल देता हूँ, ये केस मुझे ऐसा लगता है नीलेश ओझा जी ने पर्सनली ले लिया जी। तो एक वकील उस समय सबसे खतरनाक तरीके से लड़ता है जब वो किसी केस को पर्सनली उठा लेता है। तो यहाँ उन्होंने ये ठान ली है कि मैं दिशा सालियान को न्याय दिला के ही रहूंगा। आप ये भी समझिए, अगर दिशा सालियान का केस खुल गया तो सुशांत राजपूत का केस अपने आप जिंदा हो जाएगा जी। यानी कि एक सवाल यहाँ पे और खड़ा हो रहा है, भाई थोड़ा टाइम लंबा जाएगा कि आपने कहा नीलेश ओझा जी ने पर्सनल ले लिया है। नीलेश ओझा जी ने पर्सनल ले लिया है जस्टिफाइड करने के लिए दिशा सालियान की, कि नीलेश ओझा जी ने पर्सनल ले लिया है आदित्य ठाकरे को फंसाने के लिए? ये भी सवाल उठता है। देखिए, नीलेश ओझा जी की कोई पर्सनल दुश्मनी आदित्य ठाकरे जी से तो है नहीं, और ना ही वो ऐसे व्यक्ति हैं जी। और इस समय जो लड़ रहे हैं वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। वो उनको आज की डेट में रुतबे की या पैसे की या किसी ऐसी चीज की कोई कमी नहीं है। भगवान का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। आज जो लड़ रहे हैं, आज वो ऐसा नहीं कोई उनको नाम बनाना है अपना। उनका नाम बहुत है, बॉम्बे हाई कोर्ट में उनका बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं वो, तो ऐसा तो मैं मानता नहीं। लेकिन हाँ, इस समय पे अगर कोई लड़ रहे हैं, चलो लड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि वो लड़ रहे हैं। जस्टिफाइड तो मिलना चाहिए, उसको मिल रहा है, जस्टिस तो दिलवा के रहेंगे। अब वो जस्टिस सबूतों के बेस पे क्या होता है वो देखने वाली बात है। मेरा आज एक ही लास्ट में एक बात कहनी है कि भाई ठीक है कि
दिशा सालियान को जो जस्टिस मिलना चाहिए वो भी जरूर मिलना चाहिए, बट सबूतों के तौर पे प्रोसीजर पूरा करके और दूसरे की बात सुन के तब जाके जो जस्टिस होगा वो प्रॉपर जस्टिस होगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आप ये भी देखिएगा कि अगर किसी ने सबूत मिटाए हैं और ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि भाई सबूत मिटाए गए हैं, तो सर जिस आदमी ने सबूत मिटाए गए हैं कोर्ट उसके खिलाफ भी बहुत खतरनाक संज्ञान लेता है। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो जो आदमी अंदर बैठा है, अगर वो जो बात कर रहे हैं अगर वो सही है तो वो जिंदगी भर बाहर नहीं आएगा। धन्यवाद विवेक जी। तो हमारा सवाल यही था, आज का विषय यही था कि 2 अप्रैल को जो हाई कोर्ट का हियरिंग है खासकर दिशा सालियान के ऊपर किस तरह का होगा, कि क्या हो सकता है, क्या नया एफआईआर लॉन्च होगा, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या क्या सवाल हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आप जो है अच्छी तरह देखे होंगे विवेक जोशी ने किस तरह से उसको किया है। तो आप जो है इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार इस मुद्दे पर बने रहेंगे और हम आपको जो है पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे डिटेल में। तो आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।